प्रिय मित्रों, परिजनों, सभी सुधी श्रोताओं, दर्शकों को आज भावगंगा के 141वें अंक में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों का ये भावगंगा 141 अंकों तक पहुंच गई है। 6 महीने से ज़्यादा अब हो रहा है, कई दिन बीच में नहीं हो पाया, इसलिए अंक 141 ही हुए, लेकिन हम लोग 6 महीने से भावगंगा जो निरंतर अविरल प्रवाहित हो रही है। जब नहीं जिस दिन प्रोग्राम हो पाता उस दिन भी आपकी प्यास रहती है, मेरी कहने की वो इच्छा रहती है, लेकिन कई ऐसे कारण आ जाते हैं। तमाम सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही ये सब काम करना है, तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से कभी कभी रुकावट आती है। आज चिड़िया खूब बोल रही हैं, बगल में भी चिड़िया है, और आज नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए YouTube पर दोबारा से उसको शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया है। बस बहुत ज़रा सा टाइम लगेगा। सब कुछ खुद ही करते करते अब ये स्थिति हो गई है कि हर चीज़ बहुत तेज़ी से हो जाती है। तो आज भावगंगा का हम लोग 141वां अंक शुरू करने जा रहे हैं, और कल की जो भावगंगा 140वीं हुई, इसकी बहुत ही अच्छी प्रतिक्रियाएं आई, बहुत लोगों ने देखा। और एक प्रतिक्रिया प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने रखता हूं। और उसके बाद हम लोग कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रजनीश जोशी की प्रतिक्रिया है। आदरणीय द्वय डॉक्टर लहरी जी और स्वर्गीय प्रकाशम जी से जुड़े प्रसंगों को सुनकर अत्यंत गर्वानुभूति होती है कि हमारे देश में ऐसी महान विभूतियां हुई हैं। ये तो मैंने नोट कर लिया था, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। अभी चलते चलते YouTube पे एक प्रतिक्रिया आई थी, एवसम, मतलब विस्मयकारक कि ऐसे भी लोग हुए हैं इस धरती पर। आदरणीय द्वय डॉक्टर लहरी जी और स्वर्गीय प्रकाशम जी से जुड़े प्रसंगों को सुनकर अत्यंत गर्वानुभूति होती है कि हमारे देश में ऐसी महान विभूतियां हुई हैं। साथ ही दुख और क्षोभ भी होता है कि तथाकथित बुद्धिजीवी टीवी चैनलों पर तमाम बकवास करते हैं, लेकिन ऐसे रत्नों का नाम भी नहीं लेते। दोनों महान विभूतियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपका हृदय से आभार, जो ऐसी ज्ञान गंगा में हमें डुबकियां लगवाते हैं। प्रिंट मीडिया को 10 वर्षों पूर्व भविष्य को लेकर दी गई आपकी कटाक्ष भरी चेतावनी, हमारी न्यूज़ अपने जोखिम पर सुने, देखें, आप अवसादग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि देश समाज इतना बुरा नहीं जितना हम टीआरपी के लिए दिखाते हैं, ने मन मोह लिया। 140 प्रेरक सफल अंकों के प्रसारण हेतु हार्दिक बधाई
और शुभकामनाएं सर। आपके पावन भागीरथी प्रयास हेतु शत शत नमन और साधुवाद, सादर प्रणाम सर। तो ये रहे रजनीश जोशी जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपने दिल की बातें यहाँ रखी। और ये भावगंगा केवल मेरी ही नहीं है, ये सबकी आभा और सबके विचारों का समुच्चय यहाँ से बह रहा है। भले ही एक आदमी ने कढ़वाया हो, जैसे लोकगीत कैसे बनता है, कोई एक कढ़वाता है या शुरू करता है, बाकी उसको पुरवाते हैं। तो सब आप लोग पुरवा रहे हैं, तभी ये संभव हो पा रहा है। ये चिड़िया भी पुरवा रही है, देखिए बगल में बैठी हुई। तो सब लोग मिलजुल करके ये संपूर्ण धरती के जितने एलिमेंट्स हैं, या संपूर्ण सृष्टि के या ब्रह्मांड के जितने एलिमेंट्स हैं, सूरज भी पुरवा रहा है, या सूरज ने शुरू किया, हम पुरवा रहे हैं। तो ये सब एक मिला जुला ऑर्केस्ट्रा है जो सबके कल्याण के लिए, विराट वीणा जैसे कह सकते हैं, उसी का ये परिणाम है कि ये प्रोग्राम चल रहा है। कल हमने जो प्रकाशम जी का, और अंत में अंतिम दिन जो डॉक्टर ने कहा जब वो अस्पताल में थे, उनकी मृत्यु का कारण कि बहुत दिनों से इन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया है, निराहार रहे हैं, वह भी उनकी मृत्यु का एक कारण रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसी बिल्कुल सब कुछ त्याग देने की स्थिति, कभी अपरिग्रह की स्थिति, कभी कोई लोभ न होना। एक और महापुरुष हुआ है इस देश में जो सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी, उससे सर्वोच्च पद पर आजाद भारत के न कोई हो सकता है, न रह सकता है। वह भी जब अपने अंतिम दिनों के करीब रहे तो उनके पास कुछ नहीं था, उनकी दवा के लिए व्यवस्थाएं भी नहीं थीं, रहने के लिए जगह नहीं थी। आप याद कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति को एकदम भुला दिया गया, और वह व्यक्ति तो लोभ और किसी प्रकार के संग्रह या किसी चीज से बिल्कुल अलग, पूरे देश को समर्पित, हर तरह से देश को समर्पित। याद करिए, राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति का पद भी उनके लिए बहुत छोटा है। सबसे बड़ा पद जानते हैं क्या था उनका? बार बार मैं कहता भी हूं, वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान इस देश की आत्मा है। इस आत्मा के उत्पत्ति के लिए अगर सबसे ज्यादा 400 सदस्यों की गहरी तपस्या का परिणाम रहा, लेकिन उस तपस्या के जो लीडर रहे हैं, उस तपस्या के जो अगुवा रहे हैं, उस तपस्या के जो सबसे बड़े मार्ग निर्देशक रहे हैं, वह राजेंद्र बाबू रहे। और राजेंद्र बाबू को हमने भुला दिया। किन किन तरहों से भुलाया है, याद करिए। हम कितने कृतज्ञ हो सकते हैं एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम गैर जरूरी मुद्दों के लिए इतना लड़ते लड़ाते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी व्यक्तित्व हैं उनको भुलाते जा रहे हैं। संविधान निर्माता हम भारत के लोग हैं। और हम भारत के लोगों की प्रतिनिधि बनी संविधान सभा, क्योंकि हम सब उस समय जो 50-40 करोड़ थे, एक साथ नहीं बैठ सकते थे।
तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, उस समय जो राजा महाराजे थे उनको भी प्रतिनिधि, करीब 400 लोगों की वो प्रतिनिधि सब संविधान सभा के माध्यम से बना हमारा संविधान। बनाया हम भारत के लोगों ने, संविधान सभा के माध्यम से बनी, और उस संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। तो अगर किसी एक व्यक्ति का, वैसे तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ना है, हम भारत के लोगों ने ही बनाया, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति का नाम जोड़ना है संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, तो वह व्यक्ति है बाबू राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स ने कितने कितने छल किए। बहुत लोगों ने अंबेडकर को संविधान निर्माता घोषित कर दिया, जबकि इससे अंबेडकर का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वो जो संपूर्ण देश के लिए सोचते थे, उन्हें एक जाति का नेता मान लिया गया कि अंबेडकर ने संविधान बनाया और उसमें आरक्षण डाल दिया, जबकि बेचारे अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण नहीं डाला था। केवल विधानसभा और लोकसभा में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी ताकि उनको अभी प्रतिनिधित्व मिल जाए लोकसभा विधानसभा में, जो उस समय उनकी स्थितियां थी SC ST, उनका रिप्रेजेंटेशन ही हो जाए बस, और वो भी 10 साल के लिए। नौकरियों में जात के आधार पर आरक्षण, ये सब सरकारों ने लागू किया, संविधान में नहीं था, ना है, अभी आज भी नहीं है। केवल आर्टिकल 46 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि सरकारें समाज के दुर्बल वर्गों, वीकर सेक्शंस के आर्थिक और शैक्षणिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। अरे कम से कम इतनी सावधानी तो कर लेते कि किसी सबल को न मिल जाए। आज चिकोटी काट के देखना पड़ता है कि आरक्षण जो संविधान में है नहीं, उसका पूरा लाभ वे लोग ले जा रहे हैं जो सबल हैं। उन जातियों के सबल लोग ही सारा आरक्षण ले जा रहे हैं, और जो जिनको वाकई उठाने की जरूरत है वो वहीं के वहीं पड़े हैं। यह सब इसीलिए कि देश अपनी आंखों से देख ही नहीं रहा है। अपनी आंखों से देखता तो राजेंद्र बाबू को उनका ड्यू इंपॉर्टेंस देता, उनको कभी यूं ना भूल जाता। 2 ही निष्कलंक लीडर रहे हैं आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक। गांधी पर भी कलंक लगे हैं, लेकिन 2 निष्कलंक व्यक्तित्व रहे हैं भारत के आजादी से लेकर अब तक, राजेंद्र बाबू और लाल बहादुर शास्त्री। हमने बड़ी आसानी से राजेंद्र बाबू को भुला दिया। उनको संविधान का प्रथम निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की भी क्रेडिट नहीं दी, उस रूप में भी याद नहीं रखा। इतिहास को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया और अफवाहों और मिथ और वोट बैंक पॉलिटिक्स में सब कुछ खेलते करते चले गए। तो एक त्रासदी राजेंद्र बाबू के साथ हमने ये किया। दूसरा, अपने अंतिम समय में उन्हें न ठीक से दवा तक के लिए और रहने की व्यवस्था के लिए भी जो बेस्ट पॉसिबल था वो नहीं उपलब्ध हुआ। सदाकत आश्रम में रहने लगे थे पटना में, जो छोटा सा एक आश्रम है। बीमारी में ठीक से दवा भी नहीं हुई। और तीसरा, हमने दूसरे राष्ट्रपति जिनका कल जिक्र भी हुआ था, एस राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, उनका जन्मदिन मनाते हैं देश में शिक्षक दिवस के नाम पे। पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाते हैं 14 नवंबर के रूप में। दूसरे प्रधानमंत्री का, लाल बहादुर शास्त्री का, बाय डिफॉल्ट मन जाता है गांधी जी के साथ होने की वजह से। नहीं, वो भी बेचारे इतने सीधे और सज्जन थे कि शायद उनका भी ये कृतज्ञ देश नहीं मनाता 2 अक्टूबर।
और पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष, जो कि राष्ट्रपति से कहीं बड़ी चीज, बड़े बड़ा व्यक्तित्व, बड़ा पद है। संविधान रोज रोज नहीं बनता है, एक बार आगे की पीढ़ियां कैसे चलेंगी, आगे बढ़ेंगी, वह सब तय होता है। लेकिन उसके संविधान सभा के अध्यक्ष और पहले राष्ट्रपति को हम बिल्कुल भूल गए। हमने अभी आपसे पूछे कि उनका जन्मदिन क्या है, नहीं पता, क्योंकि देश मनाता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग 6 दिसंबर को राजेंद्र बाबू का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। गांधी जी को वो बिहार लाए थे मोतिहारी के उन किसानों के लिए। तो ये देश मतलब आकई चिकोटी काट के देखना कि कोई लॉजिक, कोई संवेदना, कोई न्याय, कोई निष्पक्षता कहीं तो दिखे। कितना ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ता है। हम केवल अफवाहों में बहते रहते हैं। कितना झिझोड़ा जाएगा तब ये लोग जागेंगे। कुंभकर्ण तो 6 महीने में जाग जाता था। मैं तो 8 साल से जगा रहा हूं और बहुत कम लोग जागे हैं। ये कितने बड़े कुंभकर्णों का देश हो गया है। ये सोए ही जा रहे हैं या जाग रहे हैं तो सपने में, ऐसे सपनों में, अफवाहों के सपनों में जी रहे हैं, सही सपनों में भी नहीं जी रहे हैं। जागिए और जगाइए, पढ़िए और पढ़ाइए। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी कि कहना था कि राष्ट्रपति रहा हुआ व्यक्ति, संविधान सभा का अध्यक्ष रहा हुआ भी व्यक्ति अपने जीवन में मूलभूत चीजों के लिए तरसता रह गया। हमारा पहला राष्ट्रपति और संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र बाबू। तो प्रकाशम जी अकेले नहीं हैं। इस देश ने कई लोगों को उसी तरह से ट्रीटमेंट दिया है। जिन्होंने सब कुछ किया उन्हें भूल गए। और अब हम लोग आज कुछ कविताओं पर चर्चा करेंगे। और आज ही के दिन 21 मई को 2016 में हम लोग गोंडा के एक सुदूर गांव में, दुर्गोड़वा गांव में, संविधान कथा हम लोगों ने कही थी। वहां के लोगों ने आग्रह किया था। उसको कई टीवी चैनलों ने भी कवर किया था। बहुत देर तक चली थी वो संविधान कथा। हजारों लोग थे, 2-3 हजार लोग थे, महिलाएं, बच्चे। एक बड़ा सा पीपल का पेड़, उसी के नीचे मई के महीने में, इतने गर्म महीने में संविधान की पुस्तक, भारत के संविधान के ओरिजिनल, आज मैं उस फेसबुक पे वो 12-14 मेरे चित्र, उसमें चित्र भी हैं, उसको फिर डाल दूंगा। किस तरह से, किस भाव विह्वल होकर के संविधान की पुस्तक को लोगों ने पुष्प अर्पित किए। उसके बाद हाथ जोड़ करके बहुत लोगों ने सुना, बहुत मनोयोग से संविधान कथा सुनी। और वहीं बूढ़ी आंखों में तर आंसू बहते हुए मैंने देखा संविधान कथा सुन करके। विह्वल हो गया था। और उसी दिन से एक अडिग विश्वास हो गया था कि असर होगा।
तपस्या निरर्थक नहीं जाएगी, समय चाहे जितना लगे। मैं नहीं जानता कितना समय लगेगा, मेरे जीवन में होगा या आपके जीवन में होगा, लेकिन होगा, यह हो के रहेगा। दुर्गोड़वा गांव का वह संविधान सभा ने वह हौसला दिया था कि सब कुछ संभव है, लोकतंत्र का धरती पर उतरना संभव है, सही अर्थों में देश में जन जन तक जाना संभव है, बिना किसी सरकारी तंत्र के, सरकार के विरोधों के बावजूद, बिना किसी पूंजीपति के या मीडिया के सहयोग के बावजूद। और उस दिन मीडिया में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं, जो मिडिल के लोग हैं, बीच के, बहुत सारे सपनों के साथ आए थे मीडिया में। ऊपर का दबाव जरूर उन्हें भटकाता है, गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं। तो ऐसे वहाँ कुछ लोग थे। वहाँ से बात इतनी फैली कि फिर हिंदुस्तान अखबार में वो आर्टिकल एक बड़े बॉक्स के बाद उसमें आया, सारे अंकों में, इनके जितने 17 या 22 वो इश्यूज हैं हिंदुस्तान के, सब में आया था प्राइम लोकेशन पे, इनसे सीखें करके, कि गांव-गांव कह रहे हैं संविधान कथा और प्रसाद में बांट रहे हैं संविधान की किताब, और प्रसाद में बांट रहे हैं संविधान की किताब। तो ये दुर्गोड़वा गांव का संविधान कथा का फिर इतना असर आया कि मीडिया वालों ने भी शर्मा करके तमाम अखबारों में फिर उसके बाद इस तरह की चीजें निकली, वो कवर करने लगे, लेकिन फिर थोड़ा ठंडे पड़ गए। वो अद्भुत कथा थी। और उस समय हमारे जो प्रमुख साथी निर्मल दर्शन, वो जीवित थे, उनका वीडियो भी है, और उस समय हम लोगों ने रिकॉर्ड जो किया था, और उनके गीत भी हैं कि सुगना चला गगन की ओर, जिसमें उन्होंने कल्पना की थी कि जब संविधान हर व्यक्ति जान लेगा, संविधान जन जन तक पहुंच जाएगा, तो फिर कैसे परिवर्तन आएंगे, उसकी परिवर्तन की पूरी कल्पना। तो निर्मल दर्शन जी को भी याद करते हुए उस दुर्गोड़वा गांव के उस संविधान कथा को, जो हम लोगों के सबसे पावरफुल और हम लोगों को आशा देने वाली कथा बनी, और उतनी ही आशा फिर गोरखपुर के उस संविधान कथा में, जो एक कॉलेज में जहां कई हजार बच्चियां डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के सामने बैठी थीं, उनको जब संविधान कथा सुनाने के बाद मैंने प्रश्न पूछा था कि अगले 1 साल बाद अगर मैं फिर आऊं तो आप में से कितने लोगों को संविधान के बारे में बता देंगे। तो एक बच्ची ने, पहले लोग 150 ऐसे 10-20 बोल रहे थे, एक बच्ची ने कहा था 1100। और मैंने पूछा कि 1100 लोगों को कैसे बता लोगी? तो कहा कि अंकल 3 ही तो हुए एक दिन में, क्या 3 लोगों को भी हम संविधान कथा के बारे में नहीं बता सकते, संविधान के बारे में नहीं बता सकते हैं? तो यह हौसला उस बच्ची का देख करके और उम्मीद जगी कि अब होगा, ये होगा। और सही लोकतंत्र तब आएगा जब चक्रवर्ती लोकतंत्र आएगा। जैसे चक्रवर्ती राज हुआ करता था, चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, वैसे चक्रवर्ती लोकतंत्र। इस टर्म से लोग चौंकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को चक्रवर्ती ही होना होगा। लोकतंत्र को सार्वभौमिक होना होगा। लोकतंत्र यही है ना कि हर व्यक्ति मालिक है, हर व्यक्ति अपने में एक स्वतंत्र इकाई भी है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। उस जुड़ाव करता हुआ अपनी स्वतंत्रता का एहसास करे, अपनी आंखों से देखे, लोक जिसको लौके वह तंत्र। जब लोग अपनी आंखों से देखने लगेंगे, लोग अपने विवेक से सोचने लगेंगे, सबसे जुड़ाव जो कॉस्मिक एक रियलिटी है, सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, एक दूसरे का सबसे जुड़ाव, जब उसको एहसास करेंगे, उसको पहचानेंगे, तो अपने आप सब कुछ
समाप्त होने लगेगा, हमें लड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हम लड़ते क्यों हैं? लड़ाइयां क्यों होती हैं? हाँ, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वार्तालाप से उसे हल किया जा सकता है। समाज में अगर सबकी परवरिश बहुत अच्छी हो जाए तो 100% सभी लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितिवश, कुछ घटनाओं के वश, कुछ गलत परवरिश के वजह से करीब 2-3% ऐसे लोग हैं जो हमेशा उल्टा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, या बहुत ज़्यादा लोभी हैं, या जिनकी वजह से बाकी लोगों को तकलीफ होती है। ऐसे 2-3% लोग, और इसी तरह से 2-3% लोग इतने स्ट्रांग हैं, इतना सदाचरण पे हैं कि उनको कोई डिगा नहीं सकता। कोई दुनिया की ताकत है, वो प्रकाशम जी हैं या राजेंद्र बाबू हैं रहे हैं, इनको लाहिरी जी हैं, इनको कोई डिगा ही नहीं सकता। तो ये न 2-3% जो एक्सट्रीम्स हैं, इनके बीच के जो 94-95% लोग हैं, ये फेंसेस पे बैठे हुए हैं। ये देखा देखी अच्छा भी करने लगते हैं, बुरा भी करने लगते हैं। ये अच्छे भी बन से पोटेंशियलिटी इनमें अच्छा भी होने की है और बुरा भी होने की है। तो अगर ये 3% जो हमेशा अच्छे रहने वाले लोग हैं, यही ठान लें कि हम सकारात्मक विषयों पर लोगों को आईना दिखाते रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, हम सच्चाई को बताते रहेंगे, लोगों के लिए क्या कल्याणकारी है वो बताते रहेंगे, लोगों को बस उनकी आंखें खोलने की कोशिश करते रहेंगे। कोई आंख बंद करने की ट्रेनिंग दे रहा है तो उसका विरोध करेंगे। यही करते रहें तो बाकी 95% आंखें खोल ही देंगे, और जब आंखें खुल जाएंगी तो सब कुछ ठीक होने लगेगा और हमारे लोकतंत्र भी ठीक होंगे। केवल हमारे देश का ही लोकतंत्र गड़बड़ है ऐसा नहीं, यहाँ कुछ ज्यादा गड़बड़ियां हैं, ये बात ठीक है, सही है। लेकिन दुनिया के जितने लोकतंत्र हैं वो सब अभी यात्रा में हैं। अभी लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ है, अभी लोकतंत्र पूरी तरह से धरती पर नहीं आया है। जिस दिन लोकतंत्र पूरी धरती पर सही तरीके से आ जाएगा तो फिर चक्रवर्ती लोकतंत्र आएगा, राष्ट्रों की बाउंड्रियां लगभग खत्म हो जाएंगी, और तब असली धर्म का लोगों का एहसास होगा कि संपूर्ण धरती एक शरीर है, जो विराट ब्रह्मांड का एक शरीर है, उसका एक अंग है, और उस धरती माँ के हम सब अंग हैं, हम सब बच्चे हैं, और हम विराट ब्रह्मांड के भी अंग हैं। जब ये भाव आएगा कि हम सब धरती के ही अंग हैं, धरती के ही संतान हैं, धरती हम सब की माँ है, तो फिर बंटवारा कैसा, अलग अलग धर्म कैसा? एक माँ की जब सारी संतानें हैं तो फिर अलग अलग धर्म कैसा? और अलग अलग अगर धर्म है, एक माँ की संतानों के अगर धर्म अलग अलग हैं तो धर्म कोई बहुत छोटी सी चीज है, नाम जैसी चीज होगी। अलग अलग जैसे नाम होते हैं वैसे अलग अलग धर्म हो गया, या अलग अलग जीवन पद्धतियां हो गई। लेकिन अगर धर्म को विराट रूप में समझना है तो एक माँ के अलग अलग संतानों के अलग अलग धर्म हो ही नहीं सकते हैं। अगर एक ईश्वर है और हम उसकी संतान हैं तो हमारे अलग अलग धर्म कैसे हो सकते हैं? और अगर हम एक धरती माँ के संतान हैं तो हमारे अलग अलग धर्म कैसे धरती पर हो सकते हैं? धर्म तो एक ही होगा ना। इसे जिसे हम धर्म समझ रहे हैं, दरअसल वह केवल या तो पूजा की पद्धति है, या जीवन की पद्धति है, या नाम है, बस, और कुछ नहीं। इसी तरह प्रोफेशंस, काम कौन क्या कर रहा है उसी आधार पर उसका जाति या प्रोफेशन तय होती है। जन्म से थोड़ो जाति तय होती है। ये सब गड्ढम गड्ढ कर दिया गया है। अभी सारे मकड़ जालों से और गड्ढम गड्ढता से अपने को उबारना है, ऊपर ले चलना है, और सार्वभौमिक सत्य के आधार पर जब लोकतंत्र आएगा और सारी धरती पर लोकतंत्र विकसित हो जाएगा तो स्वतः ही ये सारी देशों की बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगी।
हम सही धर्म को पहचान लेंगे और सही धर्म संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हो, और इसका व्यवहारिक स्वरूप ये होगा कि हमें धरती को बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा, पूरे धरती और पर्यावरण और इस पर जो कुछ है सबको बचाना, यही सार्वभौमिक धर्म होगा। हमें वहां तक जाना है, वहां तक पहुंचना है, डेमोक्रेसी को वहां तक इवॉल्व होना है, और इसी को चक्रवर्ती लोकतंत्र भी कहा जा सकेगा। क्योंकि कभी चक्रवर्ती राजा हुआ करते, कल्पना यही थी कि राजा एक ही हो, लेकिन वह कल्पनाएं किसी एक व्यक्ति की महत्ता देने की बात थी। अब सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति बराबर का भागीदार है व्यवस्था में। इसलिए हर व्यक्ति शासक है धरती का, शासक नहीं सेवक है धरती का, सॉरी, हर व्यक्ति धरती का बराबर का सेवक है, और यही लोकतंत्र होगा कि पूरा लोक मिल करके धरती की व्यवस्था चलाएं। भुवनेश्वर जी लिख रहे हैं, वाह क्या दर्शन है, चक्रवर्ती लोकतंत्र का बहुत कम है जिन्होंने ऐसा सोचा है, ईश्वर करे आपका दर्शन साकार हो। ये दर्शन तो सच्चाई है, इसको साकार होना ही है देर सवेर, क्योंकि हम सब ये तब मालिक होने का भाव भी चला जाएगा कि हम देश के मालिक हैं या धरती के मालिक हैं। हम सब धरती के सेवक हैं, हम सब धरती के व्यवस्थापक हैं। अब मालिक शब्द भी उचित नहीं है, हम सब धरती के व्यवस्थापक हैं, क्योंकि वैसे तो धरती अपनी व्यवस्थापक खुद है, उचित समय पर उचित कार्य करती है, लेकिन हम सबको चूंकि ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है, तो हम उस सोचने समझने का सही इस्तेमाल करें। यही हमारी सबसे बड़ी जो ईश्वरीय प्रदत्त शक्तियां हैं, उनका सही इस्तेमाल होगा। कलाम सिंह जो सोशियोलॉजी के बहुत अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है, योर आइडियोलॉजिकल पोस्टुलेट्स आर सजेस्टिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट, लेट मी से इफ नॉट चक्रवर्ती डेमोक्रेसी बट डिवाइन डेमोक्रेसी। धन्यवाद कलाम जी। और उसी को और डिवाइन शब्द न इस्तेमाल करते हुए एक दूसरा टर्म मैंने यूज ही किया है उसको, कि ये डेमोक्रेसी को, डिमास मतलब लोग, सारे लोगों की जो व्यवस्था है, लोगों द्वारा व्यवस्था है, वह डेमोक्रेसी है, डिमास। और जब उसको और व्यापक बना करके और सार्वभौमिक बना करके और यूनिवर्सल बना करके इस धरती पर रहने वाले सारे जीवों के, चाहे उसमें पेड़ पौधे हों, वनस्पतियां हों या जीव जंतु हों, सबको शामिल करके, सबके लिए, सबकी देखभाल के लिए, सबके ज्ञान का उपयोग करते हुए, सबके चॉइसेस को देखते हुए जब हम लोगों को प्रतिनिधि बनाने लगेंगे या प्रतिनिधि होने लगेंगे, तो हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व होकर के जीवोक्रेसी तक जाएगी। तो उसको चक्रवर्ती डेमोक्रेसी कह लीजिए, डिवाइन डेमोक्रेसी कह लीजिए, जीवोक्रेसी कह लीजिए, ये सब एक जैसे शब्द हैं। इसीलिए मैंने ये बहुत 20-25 साल पहले ही जीवोक्रेसी वो व्यंग लेख के रूप में आई थी, लेकिन वो जब मित्रों ने पढ़ा, देखा, आप लोगों ने देखा, समझा, तो कहा कि ये तो भविष्य के में इसी तरफ जाने के बिना कल्याण ही नहीं होगा। अगर लड़ाइयाँ खत्म करनी है, सबको एक दूसरे के साथ रहना है, तो फिर ये उस तरफ हमें जाना ही जाना पड़ेगा। आशुतोष मिश्रा जी ने लिखा है, हर व्यक्ति धरती का सेवक है। अद्भुत बात। मैं खुद अब अपने को करेक्ट करूंगा। अभी तक मैं पूछता था कि संविधान कथाओं में कि देश का मालिक कौन है। अब मैं देश का मालिक नहीं पूछूंगा, देश का असली व्यवस्थापक कौन है, और वो हम भारत के लोग हैं। क्योंकि सर्व वो मेरा मंत्र है ना, कि वो मैंने वो धरती जानती है कविता में कहा है कि ये बहुत गलत फैला दिया गया ये इस मंत्र द्वारा कि
वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है वो वसुंधरा का उपभोग करेगा। वसुंधरा या प्रकृति उपभोग करने के लिए नहीं है, पूजने के लिए। उपभोग करने में तो हमने काट डाले पेड़, जंगलों में जीव जंतुओं को भी नष्ट कर दिया और अब खुद नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए सर्व पूज्या वसुंधरा। तो हम सबसे मतलब पूरे देश का लोकतंत्र में जो व्यवस्थापक है वो हम भारत के लोग हैं। व्यवस्था हमारी है, बस इतना ही कहना काफी है। मालिक शब्द उचित नहीं है, उसको मैं अपने में संशोधन करूंगा। और सवाल यह है कि अगर हम रह रहे हैं कहीं भी, तो जितने पड़ोसी हमारे हैं, भले ही बाउंड्री अलग अलग है, सीमा है, लेकिन क्या हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं? तो ये पड़ोसियों से युद्ध वाली स्थिति क्यों? हमारे जितने चारों तरफ देश हों, सब हमसे लड़ने के लिए आमादा हों, तो हम शांतिपूर्ण रह पाएंगे? या अलग अलग देशों का कॉन्सेप्ट जब राजशाही के हैं तब तो अपने क्षेत्र वृद्धि के लिए और तमाम क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए और सब है, लेकिन लोकतंत्र में जब सारे देश अपने अपने लोक की इच्छा से लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हो, तो युद्ध क्यों? युद्ध की आवश्यकता क्यों? इसका मतलब वहां डेमोक्रेसी नहीं आई है, वहां किसी के अहंकार के पोषण के लिए युद्ध भड़काया जा रहा है, किसी को अपने को सत्ता में बताए रखने के लिए युद्ध की विभीषिका दिखाकर और कभी कभी युद्ध कर ही डाला जा रहा है। ये किसी एक व्यक्ति, कुछ अहंकारी व्यक्तियों द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए जबरदस्ती युद्ध कराया जा रहा है। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ रहते हैं तो क्या हम अपनी सेना रखते हैं? अगर सेना रखने की जरूरत है तो इसका मतलब कि हम चैन से नहीं रह रहे हैं। पूरी वनस्पतियां कभी क्या वो सेना रख करके आगे बढ़ती? कभी कांटे तो रख लिए उसने, ठीक है, और प्रकृति में देखिए जो सबसे कोमल चीजें हैं, फूल, कोमल पत्तियां, वो एकदम खुले में हैं। प्रकृति तो उनको बचाने के लिए सेना नहीं रखती। हम भी प्रकृति से कुछ सीखें। लोकतंत्र जब पूरी धरती पर सही अर्थों में आ जाएगा तो लड़ाइयां निरर्थक हो जाएंगी। ये यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, भले ही वो दो देशों में हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है। महंगाइयां जो बढ़ रही हैं, इसमें भी उसका हाथ है। जो श्रीलंका में हुआ उसमें भी उस लड़ाई का हाथ है। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उस जुड़ाव का एहसास करके जब हम चीजों को समझेंगे तो बात कुछ और गहरी समझ में आएगी। एक छोटी सी कविता आपके सामने सुनाते हैं। 35 मिनट हुआ है, करीब 10 मिनट में कुछ कविताएं आपके सामने रखते हैं। ये भी बहुत पुरानी कविता है। हम जंगल बो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं, हमने जंगल काटे, हम जंगल बो रहे हैं। हमने बहुत जंगल काटे पूरी अपने सो कॉल्ड सभ्यता को या सभ्यता को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हमने जंगल काटे, लेकिन जंगल मन से नहीं गया ना। तो हम एक जगह जंगल काट के दूसरी जगह जंगल बो रहे हैं। हमने जंगल काटे, हम जंगल बो रहे हैं। हमने जंगल छोड़ा, समाज बनाया, तो हमने जंगल छोड़ा, समाज बना था, हमारा गांव बसा, ये कवच घना था। हमें सुरक्षा कवच की आवश्यकता थी।
वहाँ जंगली जानवरों का, वो कुछ हिंसक जानवर हैं, उनसे बचने के लिए और ज़रूरी था पहले आग, फिर हथियार पत्थर के, लकड़ी के, और फिर हमने जब सामूहिक रूप से गांव बसा लिया, एक दूसरे का सहयोग के द्वारा सुरक्षा पाने की प्रवृत्ति आ गई कि हम अकेला, एक आदमी तो शेर से नहीं मुकाबला कर सकता, लेकिन अगर 50 लोग 100 लोग एक गांव में हैं तो वो मिल करके और अपने हथियारों से, आग से मिल करके उनसे निपट लेंगे। और फिर अपने घर भी बनाने लगे, छप्पर फिर और ईंट से आए, तो हमारा गांव बना। तो ये गांव हमारा सुरक्षा कवच था। हमारी सभ्यता वाकई सभ्यता होती जब यह हमारी सुरक्षा कवच बनती और हम सब की सुरक्षा कवच बनती। लेकिन फिर वही बात, वो हिंसक जो जानवर जिनसे बचने के लिए हमने गांव बनाए, वह हमारे दिमाग में आ गए और वह हमारी हिंसक प्रवृत्तियां आपस में ही एक दूसरे को, हम ही में से कुछ लोग शेर हो गए, कुछ बेचारे हिरन हो गए, वो प्रवृत्तियां हमारे दिमाग में घर कर गई। हम उनसे नहीं बच पाए, उनसे बचने की जरूरत थी। वही वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविता उस दिन मैंने पढ़ी थी, भेड़िया, वो भेड़िया हमारे सब दिमाग में घुस गया। उस भेड़िया को निकाल, अगर हमने जंगल से छोड़ करके वाकई सुरक्षा के लिए और सभ्यता के लिए हमने गांव बसाए हैं या मोहल्ले बसाए हैं, तो कम से कम वो भेड़िया तो निकाल आते। नहीं निकाल पाए, नहीं निकाला। जब तक वो भेड़िया नहीं निकालेंगे तब तक लोकतंत्र कहाँ आया? राजतंत्र है, वो राजा भी उसी भेड़िए की तरह से व्यवहार कर रहा है। कुछ राजाओं को छोड़ दे जो बुद्ध से प्रभावित होकर के, जैसे अशोक, पहले वो भी हिंसक थे, भेड़िए जैसे वाले राजा थे, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का इतना असर पड़ा कि फिर वो अहिंसा पर आ गए। लेकिन अगर सारे राजे भेड़िए ही हैं और एक बेचारा अहिंसक हो गया तो फिर वो उसी को खत्म कर देंगे। तो इसलिए जब तक संपूर्णता में पूरी धरती पर सब लोग, सभी व्यक्ति आंख न खोल लें, पूरी धरती पर लोकतंत्र न आ जाए सही अर्थों में, तब तक इक्के दुक्के जगह पे प्रयोग करने से होगा भी नहीं। लेकिन ये इक्के दुक्के प्रयोग से इसकी शुरुआत होगी। हमने जंगल काटे, हम जंगल बो रहे हैं। समाज, हमने जंगल छोड़ा, समाज बना था। हमारा गांव बसा, ये कवच घना था। हमने मंगल छीने, जब हमने उस हिंसक प्रवृत्तियों को जंगल से अपने साथ ले आए तो हमने मंगल छीन लिए और अब दंगल हो रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि चारों तरफ दंगल हो रहे हैं और भारत में इस समय तो उन दंगलों की एकदम पराकाष्ठा से दिख रही है। आशुतोष जी को मेरी बात फिर बहुत अच्छी लगी। वो कह रहे हैं हम में से कुछ हिरण हो गए, कुछ शेर, भेड़िए जैसे राजा, अद्भुत चिंतन। तो हमने जंगल काटे, हम जंगल बो रहे हैं। हमने जंगल छोड़ा, ये समाज बना था। हमारा गांव बसा, ये कवच घना था। हमने मंगल छीने, अब दंगल हो रहे हैं। जंगली पशुओं को मार सके हम, हमने हथियार बनाए, हमने हथियार उठाए। अगर कोई जंगली, मतलब शिकार तो सबसे जघन्य अपराध था। जघन्यतम जो चीज हो सकती थी वो शिकार थी। जो क्रीड़ा के लिए दूसरों के जीव जंतुओं को मारे, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। पाप और पुण्य की कल मैंने परिभाषा कही थी कि जो
संपूर्ण एग्जिस्टेंस के अहित में हो वो पाप है, और जो संपूर्ण एग्जिस्टेंस के टोटलिटी में हित में हो वो पुण्य है। सो जीवों को मारना आखेट के लिए, क्रीड़ा के लिए, चिड़ियों को मारते थे, चिड़ियों का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। अगर कोई जानवर बहुत ज्यादा हिंसक हो गया है, वह आकर के हमारे जो गांव बन गए, अब उन गांवों में आकर के वो बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहा है या दिक्कत कर रहा है, हिंसा कर रहा है, उसको मारने का आपको हक है, उसको मारिए। लेकिन शिकार के लिए, आखेट के लिए, क्रीड़ा के लिए हमारे अगर अवतारों ने भी आखेट किया है, शिकार किया है, तो ये उचित नहीं। शायद हमारा इवोल्यूशन उस समय इतना नहीं हुआ होगा, हमें ये नहीं आभास रहा होगा कि इस प्रकृति की वजह से और इन जीव जंतुओं वनस्पतियों के हार्मोनी की वजह से ही हम जिंदा हैं। वह कॉस्मिक यूनिटी का एहसास नहीं रहा होगा, नहीं तो हमारे अगर वह अवतार वाकई अवतार हैं तो आखेट नहीं करते, क्रीड़ा नहीं करते, क्रीड़ा के लिए किसी की हत्या नहीं करते। बुद्ध ने इसीलिए जब एक चिड़िया इनके जो चचेरे भाई थे कौन दत्त, उन्होंने शिकार मतलब अपने तीर से एक चिड़िया मार दी थी और ये उसको वो लगभग मरने वाला हो गया था, तो इन्होंने उसकी देखभाल की और उसको बचा लिया। तो अब फिर उनका भाई उसको मारने लगा, वो चिड़िया मुझे दो क्योंकि मैंने उसको तीर से नीचे गिराया है, और ये कहते थे कि हाँ मैं नहीं दूंगा, तुम फिर मार दोगे। तो इनके पिता के पास गया वो मामला, तो उन्होंने दोस्तों से पूछा कि तुमको क्यों चाहिए चिड़िया, तुमको क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा मैंने मारा है इसलिए, उन्होंने कहा मैंने उसे बचाया है इसलिए। तो बचाना ज्यादा जरूरी है। आज जब हम अकेले धरती पर नहीं रह सकते, अगर ये सारे जीव जंतु वनस्पतियां खत्म हो जाएं तो हम नहीं रह पाएंगे, तो बचाने की जरूरत है। धरती बचाना ही धर्म है। तो इसमें क्रीड़ा या आखेट कहाँ से आ गया? आपको निशाना लगाना है तो कोई बिंदु लगा करके उसको मारिए। चिड़िया की आंख पे निशाना क्यों लगाया जाए? तो ये हमारी माइथोलॉजी को भी रीराइट करना है, इसमें जो इस तरह के तत्व हैं उनको निकालना है, तभी हम अपने धरती को आज के परिप्रेक्ष्य में सही तरीके से बचा पाएंगे और उसमें सही तरीके से जी पाएंगे। तो हमने जंगली पशुओं को मार सके, हमने हथियार बनाए, हमने हथियार उठाए, और शुरू में पत्थर के हथियार, लकड़ी के हथियार, और केवल तब मार सकें जब वो हमको नुकसान करने को आते हैं। वो अपने रास्ते पर जा रहे हैं तो हम अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करें, उनको जाने दें। वही जंगली जानवर या प्रकृति में कोई भी, अगर आप उसका कोई नुकसान नहीं करते हैं तो आपका वो नुकसान नहीं करेगा, जब तक कि वो पागल न हो जाए या उस तरह की विचित्रता वाली स्थिति न आ जाए। हाथी का भी ये होता है, हाथी पागल हो जाती है या हो जाते हैं तो फिर वो सबको नष्ट करने लगते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं। उसी प्रकार से कुछ जानवर भी, जैसे कुछ आदमी ही 2-3% कि उनकी वो आदत होती है कि सबको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को नियंत्रण करने की जरूरत है, उनको राजा बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को नियंत्रण करने की जरूरत है जो अनायास अपने लोभ की वजह से, 2-3% ऐसे होते हैं, इतना लोभ होगा, इतनी हिंसा होगी कि वह उसी में लिप्त रहेंगे। ऐसे लोगों को नियंत्रित करने की जरूरत है। पब्लिक अगर उनको रोल मॉडल मान करके राजा बना देगी, प्रतिनिधि बना देगी, तो क्या होगा? तो राजशाही में तो ठीक है, लेकिन अब लोकतंत्र में जहां 96% लोगों को चुनने का अधिकार मिल गया है, तो कम से कम वो जो 2-3% सबके लिए हमेशा काम करने वाले हैं उनको प्रतिनिधि बनाएं, न कि 2-3% जो केवल हिंसा और लोभ में लगे हुए हैं उनको प्रतिनिधि बनाएं। डेमोक्रेसी इसीलिए अच्छी है कि जो 96% है
उसको अधिकार है कि कौन कैसे काम में लगाया जाए। यह बात जब लोगों के समझ में आ जाएगी तो वाकई लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो जंगली पशुओं को मार सकें हमने हथियार उठाए बनाए, हमने हथियार उठाए। जानवर जब खत्म हो गए या जानवरों को जब हमने खत्म कर डाला तब क्या हुआ? वो हमारे हथियार भी बचे हुए हैं और हमारे अंदर भी वो हिंसा भी बची हुई है। तो अपनों को मार कर हम, जानवर खत्म हो गए तो अपनों को मार कर हम अपनों को खो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। जंगली पशुओं को मार सकें हमने हथियार बनाए, हमने हथियार उठाए। जानवर खत्म हो गए तो अपनों को मार कर हम अपनों को खो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। हम जंगल, वो अच्छा भरा जंगल था, उसको खत्म करके और जो जंगल हम बो रहे हैं वो तो बहुत ही विनाशकारी है, बहुत ही विनाशकारी है। हम श्रमजीवी थे, रोज कमाते थे। वैसे वो हमारे मित्र का वो शेर, मेरी मेहनत तेरी मेहनत बीच में कोई न था, हम वो कभी फिर सुनाएंगे, बार बार सुनाता रहता हूँ। हम श्रमजीवी थे, सुरेंद्र सिंघल जी की वो गजल। पारदरी पंडित न थे जन्नत के दलाल, वरना खुद थी जन्नत बीच में कोई न था। हम श्रमजीवी थे, रोज कमाते थे, फिर चौमासों का संचय। जब बरसात में 4 महीने हमारी आवाजाही बंद हो जाती थी और हम जंगलों में ही रहते थे, तो फिर 4 महीने के लिए हमने कंदमूल फल और ये सब चीजें इकट्ठी करनी शुरू की, लकड़ी वगैरह। 6 मासों का संचय। तमाम बौद्ध और जैनियों में खास तौर से ये परंपरा है चौमासा करने का। बुद्ध भी जहाँ जाते थे तो फिर 4 महीने बरसात में रुक जाते थे और वहीं एक बिहार बन जाता था और वहीं आसपास के लोग और उनके शिष्य लोग भी आके चर्चा परिचर्चा करते थे, बुद्ध की चर्चाएं होती थी, वो चौमासा कहलाता था। तो हम श्रमजीवी थे, जरूरत के हिसाब से रोज कमाते थे, रोज कमाते खाते थे, फिर 6 मासों को संचय। आज जन्मों जन्मों के खातिर, अपने जन्म के भर तो है ही, अगली कई पीढ़ियों के लिए भी हम कमा के खा के इसी जीवन में कमा के जाना चाहते हैं। हम बोझ हो गए हैं। हम श्रमजीवी थे, रोज कमाते खाते थे, फिर 6 मासों का संचय। आज जन्मों जन्मों के खातिर संचय की कोशिश में। बड़ी प्यारी लाइन बन पड़ी है। हम बोझ ढो रहे हैं, हम बोझ ढो रहे हैं, लेकिन बोझ ढोते ढोते मर जाएं तब भी बात खत्म नहीं हुई। जो अगली लाइन है वो और उसको पूर्ण करती है और कमाल की बन गई है। हम बोझ ढो रहे हैं, हम बोझ हो रहे हैं, फिर हम परिवार पर, समाज पर, प्रकृति पर, देश पर, धरती पर, ब्रह्मांड पर बोझ हो रहे हैं। जो कई जन्मों के कमाने के चक्कर में कमा के रख करके और उसी में जीवन तो उसने जिया ही नहीं, वो बोझ ढोया उसने और बोझ ढोते ढोते बोझ हो गया, खुद बोझ हो गया। चार स्टैंजा और हैं, आपको सुनने में भी बड़ा आनंद आ रहा है जैसा आपके कमेंट से आ रहा है, और मुझे सुनाने में भी आपके कमेंट्स देख देख करके आनंद आ रहा है। विजय पांडे जी ने कहा सुप्रभात सर, और भुवनेश्वर जी ने कहा बहुत ही सही कहा आपने, आखिर सभी जीव वनस्पतियां हमसे पहले आई हैं, यही सोचकर उनकी इज्जत करें क्योंकि हमारा वजूद उनसे है। अगर इवोल्यूशन की थ्योरी, चाहे वो हमारे माइथोलॉजी में अवतारों की श्रृंखला देखी जाए, कश्यप अवतार से लेकर के और नरसिंह से होते हुए मनुष्य तक जब हम आए हैं, तो ये सब हमारे बड़े भाई हैं, ये पहले आए हैं धरती पर। मनुष्य योनि की बड़ी योनियां हैं ये। तो आपने सही कहा भुवनेश्वर जी कि हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। इस वजह से जैसे हम अपने बड़े भाई की या अपने पुरखों की इज्जत करते हैं,
वह रिश्ता है इनसे हमारा, तो हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। हमें बुद्धि मिली, इवोल्यूशन हुआ तो मनुष्य और जीवों से इसीलिए श्रेष्ठ है कि उसको बुद्धि, चेतना तो सब में है, लेकिन उसमें बुद्धि, सोचने विचारने की क्षमता, विवेक, निर्णय करने की क्षमता, करने की क्षमता ही आगे बढ़ती चलेगी। इसको ये निर्णय नहीं कर सकता कि आज यहाँ है तो कल वहां चला जाए, ये यहीं रहेगा। फिर जीवों को और जो जानवर हैं उनको फिर आने जाने की क्षमता हुई, लेकिन उनमें इतना नहीं हुआ कि वह पूरी तरह से कुछ तो बात कर सकते हैं, लेकिन शब्द और भाषा नहीं मिली, चिंतन नहीं मिला। वो अपने विचारों को अपने भविष्य की पीढ़ियों तक नहीं दे सकते हैं। हम अपने विचारों को लिखने के माध्यम से पहले और अब इन सब माध्यमों से आगे बढ़ा सकते हैं। तो वह अपन बुद्धि ये मिली, विवेक ये मिला कि हम फ्यूचर जनरेशन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, पूरी धरती की समस्याओं से कम्युनिकेट कर सकते हैं। धरती जो हमारी माँ है, उसकी भी कभी अगर उसको समस्या आए तो हम उसको हल कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? एक जबरदस्त उल्का आसमान से आ रहा है और अगर ऐसा हो सकता है कि धरती पर गिरे और धरती नष्ट हो जाए, लेकिन आज हमारे विवेक ने हमको, जिस तकनीक को भी हम कभी कभी गाली देने लगते हैं, मैं कहता हूं कि हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक प्रयोग हो सकता है। आज वही उल्का अगर धरती पर आ रही है तो हमारे पास वह तकनीक है विज्ञान के द्वारा। इसीलिए विज्ञान बहुत बड़ी चीज है और वो खुली आंखों से जो चीज पैदा हुई वही विज्ञान है। विज्ञान सुरक्षा के लिए कवच है। उसी विज्ञान के द्वारा उस उल्का को हम आसमान में ही आने के काफी पहले ही नष्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपने मिसाइल, सैटेलाइट या और उपकरण भेज करके और वो ध्वस्त करके वहीं स्पेस में बिखर जाएगा और धरती बच जाएगी। तो आज हमारे पास हमारे विवेक ने धरती को भी सुरक्षित रखने का भी इंतजाम किया है। तो ये बुद्धि हमारी जो इवोल्यूशन से मिली, वो हम दूसरे जीव जंतु वनस्पतियों को तो बचा ही सकते हैं, धरती को भी बचा सकते। तो हमें बुद्धि मिली, लेकिन हमने सकारात्मक काम भी किए, उसके लिए भी हुआ, लेकिन हमने छद्म किए। क्योंकि छद्म किसने किए? वो जो हिंसक प्रवृत्तियां थी। जब उस तरह की हिंसक प्रवृत्तियों के लोग व्यवस्था में आगे आ गए, राजा बन गए। पहले जो शक्तिशाली था वही बाकी लोग कंट्रोल करके और अपने राजा घोषित कर लेता था। लोकतंत्र तो यही है ना कि जो 96% राइटफुल थिंकिंग के लोग हैं वह बताएं कि कौन राजा बने। लेकिन अभी वही राजशाही के स्वांग जो 3% वाले हैं वो स्वांगी हैं, वो डराने धमकाने में विश्वास करते हैं, और 3% जो लगातार सेवा में और अच्छे और हर हालत में अडिग सच्चाई और अच्छे काम पे हैं, वह नहीं डिगेंगे। लोकतंत्र में 96% को ढूंढ करके उन्हीं को आगे बढ़ाना है, उन्हीं को व्यवस्था में लाना है, उन्हीं को व्यवस्था सौंपनी है। यही पैराडाइम शिफ्ट होगा। वो प्रचार करेंगे, वो जो 3% लोग हैं वो भयंकर प्रचार करेंगे, लेकिन ये जो 3% हैं वो प्रचार नहीं करेंगे, वो तो सेवा कर रहे हैं अपना। प्रकाशम जी हुए या और इस तरह के लोग हुए, लाहिरी जी हुए। बनारस वालों को चाहिए ढूंढ करके लाहिरी जी को नॉमिनेशन कराएं और उनको विधानसभा लोकसभा में भेजें। तब मैं मानूंगा कि वाकई ये जो 96% फेंस सीटर्स हैं वो जाग गए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया। अभी हम अपनी आंखों से कहाँ देखते हैं? भौकाल की आंखों से, एडवर्टीजमेंट की आंखों से, मीडिया की आंखों से, धन की आंखों से, और गाड़ियों के काफिलों की आंखों से, परिधानों की आंखों से। हम जब अपनी आंखों से देखना शुरू करेंगे, 96% लोग जो कि बीच में हैं और जो इधर उधर दोनों से चोर कर सकते हैं, अगर अपनी आंखें खोल दें
तो सही तरफ चले जाएंगे, आंखें बंद कर रखे तो गलत तरफ चले जाएंगे। इसीलिए पूरा अभियान हम लोगों का यही है कि लोग अपनी आंखों को खुला रखें, आंखें खोल करके ही देखें। आशुतोष जी लिख रहे हैं, आपने ये नहीं कहा कि बहुत बढ़िया लाइन बनाई है, बल्कि आपने ये कहा बहुत बढ़िया लाइन बन पड़ी है। कितना बड़ा दर्शन छुपा है इस बात में, अद्भुत है। हमें बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। हमें बुद्धि मिली, हमने छद्म किए। हमें रूप मिला, हमें गर्व हुआ। रूप का गर्व इतना कि इतने ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, और जो बेचारा लाहिरी जी जैसे व्यक्ति जो इतना सेवा कर रहे हैं, उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, और जो अपने रूप को थोड़ा सा दिखा दिया और उसका रूप को इतना बढ़ाया जा रहा है, कर्म को नहीं देखा जा रहा है। तो रूप, हमें रूप मिला और हमें गर्व हुआ और तरह तरह के स्वांग हुए। हमें स्वप्न मिला, पता नहीं दूसरे जीव जंतु, अभी साइकोलॉजी श्योर नहीं है कि कौन कौन सपने देखता है, शायद बंदर वगैरह सपने देखते हों। आदमी को स्वप्न देखने का एक वरदान मिला। हम एक तरह से दिमाग में एक दुनिया क्रिएट कर लेते हैं जब सोते रहते हैं, तब भी। तो हमें स्वप्न मिला और उस स्वप्न को हमने क्या किया, दुस्वप्न बना डाला। हमें स्वप्न मिला, दुस्वप्न किया, अब तो थक कर सपने भी सो रहे हैं। अब कितने लोग अच्छे सपने देखते हैं। जब मैं ये सब बातें कहता हूं तो लोग कहते हैं, पांडे जी आप की ये बातें कभी सच नहीं हो। तब मैं कहता हूं कि जब तक मेरी बातें सच नहीं हुई तो मुझे सिजोफ्रेनिक कहा गया। एक बीमारी मनोविज्ञान में सिजोफ्रेनिया है कि जहाँ जो है उससे अलग दिखे। तो जब तक मेरे सपने सच नहीं हुए मुझे सिजोफ्रेनिक कहा गया, और जब मेरे सपने सच होने लगे तब विजनरी। तो कभी न कभी ये बातें जब होंगी तब मुझे शायद विजनरी के रूप में याद करें, पता नहीं मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद। लेकिन आज तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि आप बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हैं, या ये बातें कभी नहीं हो पाएंगी, अनरियलिस्टिक हैं, वगैरह वगैरह। मैं सब सुनता रहता हूँ और आनंद लेता रहता हूँ। तो हमें स्वप्न मिला, दुस्वप्न किया, अब तो थक कर सपने भी सो रहे हैं, जंगल बो रहे हैं। जब लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली, आंखें बंद कर ली, तो उन्हें क्या सपना दिखेगा। सपना देखने के लिए भी खुली आंखें होनी चाहिए। ये आज बहुत अच्छी लाइन आप लोगों के साथ निकल आई कि सपना देखने के लिए ही खुली आंखें होना चाहिए। जिसकी आंखें बंद हैं, आंखों पर पट्टी है, वो ठीक से सपने भी नहीं देख सकते, उनके सपने भी सो जाते हैं। अंधे लोग बहुत कम सपने देखते हैं। सपने में कहीं ना कहीं वो अनुभव का इनपुट आपके सेल्स में जाना चाहिए, ब्रेन के, तब उनको जोड़ तोड़ करके एक ब्रेन और कॉस्मिक रियलिटी सब मिल करके। क्योंकि जब आप सपना देखते हैं तो केवल आपका शरीर और ब्रेन नहीं दिखा रहा होता है, पूरा यूनिवर्स आपको सपना दिखा रहा होता है। तो वो जो सपने हैं जो नहीं देख सकते हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो अगर हमने आंखें बंद कर ली या पट्टियां बांध ली तो हम सपने भी देखने के हकदार नहीं हैं और नहीं देख पाएंगे। अच्छे सपने तो कतई नहीं देख पाएंगे। तो अब तो थक कर सपने भी सो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। हमने इतनी आंखें अपनी बंद कर ली या पट्टियां बांध ली कि हमको अब सपने भी नहीं दिख रहे हैं। आज खेत खलिहान छोड़, फैक्ट्रियों में नौकरियों को दौड़, अपनी सीमित पूंजी भी तोड़, दर दर भटक रहे हैं। ये माइग्रेशन जो गांव से शहरों की तरफ हो रहा है, गांव जहां सब कुछ है, आत्मविश्वास की कमी है और हमने मिसमैनेजमेंट कर रखा है, और जो दिखावा, बड़े बड़े शहरों का बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट, सब उधर ही भागे चले जा रहे हैं। और सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हम शहरों में ही बना रहे हैं। गांव में जो इंस्टीट्यूशंस को होना चाहिए था वो भी शहरों में, एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स, फिशरी टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स, ये भी हमने शहरों में बनाए, गांव में नहीं।
फॉरेस्ट्री के इंस्टीट्यूट्स, तो जिसकी वजह से सब शहर में भाग रहे हैं और हमारे गांव के आंगन तुलसी का बिरवा रो रहा है। आज खेत खलिहान छोड़, फैक्ट्रियों में नौकरियों को दौड़, अपनी सीमित पूंजी भी तोड़, अपना खेत बेच करके और शहर के क्लास 4 की नौकरी के लिए वो घूस देते हैं। ये रियलिटी है। कितने लोग मेरी जिंदगी में अलग अलग समय पर लोग आके किस्से ही बताते रहे और कहते भी रहे कि हम तो अपना, हमें नौकरी लगवा दीजिए, हम अपना खेत बेच के दे आएंगे। हमने कहा कि घूस दे करके नौकरी लेना हो तो मेरे पास मत आना। आज खेत खलिहान छोड़, फैक्ट्रियों में नौकरियों को दौड़, अपनी सीमित पूंजी भी तोड़, दर दर भटक रहे हैं, हमारे आंगन रो रहे हैं, हमारे आंगन रो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। हमारे आंगन रो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपने आंगन में ही एक जंगल उगा लिया है, जंगल वाकई बोया है, और उसी जंगल के नीचे बैठ करके ये भावगंगा बहती है। तो हमारे आंगन रो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। आखिरी 2 स्टैंजा। हमने लेन देन किया पशुओं का, खाद्य सामग्री का, बार्टर सिस्टम। शुरुआत यहीं से हुई थी। जब हमने गांव बसाया, खेती शुरू की, तो किसी के पास लौकी ज्यादा हो गई, किसी के पास कुमड़ा ज्यादा हो गया, तो कहा चलो मेरी थोड़ी 4 लौकी ले लो, मैं तुम्हारी 4 कुमड़ा ले लेता हूँ। तो अपनी जरूरत की चीजें, बार्टर सिस्टम। गांव में बहुत दिनों तक बार्टर सिस्टम चलता था। वो एक आता था जो नमक बेचता था, और अनाज और नमक की ही अदला बदली होती थी, उसमें करेंसी नहीं चलती थी। ये हमारे बचपन के दिनों में होता था। हमने लेन देन किया था पशुओं का, खाद्य सामग्री का। अब तो सब कुछ बेच रहे हैं, और ये जो बेचने की प्रक्रिया, पैसे पे बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसने कहां कहां का रूप ले लिया। नीलाम खुद ब खुद हो रहे हैं। हम सब कुछ बेच रहे हैं, अपने को बेच रहे हैं। नीलाम खुद ब खुद हो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। जब सब कुछ बेचना शुरू हुआ तो अपने को भी बेचना शुरू कर दिया। अपने सब कुछ ये भी शुरू हो गया, दास प्रथा भी शुरू हो गई। हमने लेन देन किया था पशुओं का, खाद्य सामग्री का। अब तो सब कुछ बेच रहे हैं, नीलाम खुद ब खुद हो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। और अब आखिरी स्टैंजा। सर्दी गर्मी से बचने को तन ढकने की शुरुआत। अभी तो जैसे और जीव जंतु, वनस्पतियां रहती हैं धरती पर, जैसे और जानवर रहते हैं, वैसे शुरुआती मनुष्य वैसे ही रहता था जंगलों में आदिवासी। वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ढकने की भी ज़रूरत पड़ी। पहले हमारे बाल थे, जब मनुष्य थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, बाल कम हो गए जिस वजह से भी, तो और ज़रूरत पड़ी। या हमने चूंकि कपड़े कुछ ढकने शुरू किए इसलिए बाल कम हो गया। दोनों जिस वजह से जो हुए, तो सर्दी गर्मी से ढकने को तन ढकने की शुरुआत हुई। बारिश हुई, उससे बचने के लिए फिर हमने चमड़े का वो सब पहनना शुरू किया। फिर हमने अब ढकना शुरू किया, तो उसका कैसे कैसे असर हुआ दूसरी जगहों पे। जो जो जंगल में हमने सीखा, अनकॉन्शियस माइंड में वो सब होता चला गया। फिर हमने मन ढक लिया, फिर हमने मन ढक लिया, असत्य। धन ढक लिया, छिपाने की प्रवृत्ति। सर्दी गर्मी से संचय और छिपाने की प्रवृत्ति। सर्दी गर्मी से ढकने को, बचने को तन ढकने की शुरुआत हुई। लेकिन फिर और क्या क्या ढक लिया? मन ढक लिया, धन ढक लिया, और अब क्या ढक रहे हैं? फिर एक बड़ी प्यारी लाइन। धर्म जो संपूर्ण ब्रह्मांड से हमारे जुड़ाव को प्रकट करता या कहता, उस जुड़ाव का नाम ही धर्म है। संपूर्णता से जुड़ाव का नाम ही धर्म है। उसको हमने कहां ढक लिया? अब तो धर्म ढक रहे हैं। कहां ढक रहे हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, दिमागों में, मूर्तियों में, किताबों में,
बस वही धर्म हो गया है, वही जो लिखा है बस वही, जो संपूर्ण ब्रह्मांड, जो संपूर्णता है, जो जहाँ सजीवता है वहां धर्म नहीं नजर आता। एक निर्जीव छोटे छोटे धरती के एक कण के रूप में एक मस्जिद, एक मस्जिद, उसी को सब कुछ, और उसी को ढक रहे हैं और समझ रहे कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कितनी पागल है दुनिया। सर्दी गर्मी से बचने को तन ढकने की शुरुआत हुई, फिर हमने मन ढक लिया, धन ढक लिया, अब तो धर्म ढक रहे हैं। और हम गर्म होकर, जंगल वंगल में तो हम गंदे संदे हर तरह से रहते। कोई जानवर कोई धोता है, अगर खाता है तो क्या हाथ धोता है क्या? धोने की प्रवृत्ति भी हमें सभ्यता से मिली है, प्रकृति में नहीं है ये धोने धाने की इतनी ज्यादा। लेकिन जब धोने की प्रवृत्ति आई और हिंसा की प्रवृत्ति भी बची रही, हिंसा भी रही और धोना भी रहा, तो दोनों ने मिल करके क्या तमाशा किया है धरती पर। सर्दी गर्मी से बचने को तन ढकने की शुरुआत हुई, फिर हमने मन ढक लिया, धन ढक लिया, अब तो धर्म ढक रहे हैं। हम गर्म होकर खून से ही खून को धो रहे हैं। हम गर्म होकर खून से ही खून को धो रहे हैं। हम गर्म होकर खून से ही खून को धो रहे हैं। हम जंगल बो रहे हैं। हम गर्म होकर खून से ही खून को धो रहे हैं। हम जंगल बो रहे हैं। हम जंगल बो रहे हैं। हमने जंगल काटे, हम जंगल बो रहे हैं। तो ये रही आज की भावगंगा का 141वां अंक। और मैंने सोचा था कि आज आधे घंटे से ज़्यादा ये नहीं चलेगी, क्योंकि ये कविता सुनाने में कितना टाइम लगेगा, 2, 4, 5, 10 मिनट, 30-40 मिनट तक ये कविता ही चलती रही और पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या चर्चाएं इसमें आती रहीं। और आपने जिस तरह से उस पर अपने कमेंट्स लिखे और उनको पढ़ने में भी बड़ा आनंद आया। आज ईश्वर की कृपा की बदली रही, आज बहुत तेज़ धूप अब तक नहीं रही, तो इससे आपने जो लिखा वो पढ़ा जाता रहा। नहीं जब ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो ये आईफोन्स में वो अब कुछ ऐसे लगे हुए सेंसर्स की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो तब कुछ रिकॉर्डिंग होती रहती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई देता कि क्या आप लोग लिख रहे हैं। आज सब कुछ दिखाई देता रहा, इसलिए आप लोगों के कमेंट्स भी मैं समय समय पर पढ़ता रहा और उस पर भी आगे चर्चा विस्तार होती रही। तो आज के 141वें अंक के समापन पर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि धरती सुंदर बनेगी, बेहतर बनेगी, खुशहाल बनेगी, सर्व पूज्य वसुंधरा भी होगा और वसुधैव कुटुंबकम भी होगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।